साथियों नमस्कार। मैं हूं कमलकांत गौरी। बात करते हैं हम कि क्या बिहार के घटनाक्रम से मोदी के 2024 के प्रधानमंत्री बनने को झटका लगा है। देखिए, सच बात तो यह है कि झटका लगा है। बिहार में 40 सीटें हैं लोकसभा की, और देश में जिसको भी प्रधानमंत्री बनना होता है उसको यूपी और बिहार, इन दोनों का महत्वपूर्ण उसमें अहम एक भूमिका रहती है। बीजेपी की जब भी सरकार बनी है, एनडीए की फॉर्म में चाहे बीजेपी की, तो उसमें बिहार ने हमेशा एक अहम भूमिका निभाई है। बीजेपी को अच्छी खासी सीटें दी हैं। इस बार भी बीजेपी के पास बिहार में 40 सीटें हैं, और उसमें से 39 जो हैं वो एनडीए के पास हैं, जिसका समर्थन बीजेपी को है, नरेंद्र मोदी को है। तो नीतीश ने जो काम किया है, नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और जेडीयू के नेता हैं, उन्होंने जो पलटी मारी है, उसके बाद बीजेपी के इस अभियान को, मोदी को 2024 में प्राइम मिनिस्टर बनाने को लेकर फिर झटका लगा, मतलब एक तरह से झटका दे दिया है। और इसके कई कारण हैं। एक कारण तो ये है कि 40 सीटें हैं तो संख्या के आधार पर दिक्कत होगी कि बीजेपी को अब कितनी सीटें बिहार से मिलती हैं अकेले लड़ने पर। और दूसरा झटका जो है वो ये है साइकोलॉजिकल। और तीसरा जो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा कि आपको अपनी पूरी स्ट्रेटजी को फिर से तैयार करना पड़ेगा। 2 दिन पहले ही अमित शाह, बीजेपी के जो चाणक्य हैं, जिनको कहा जाता है बीजेपी का चाणक्य, उन्होंने बयान दिया है। बयान उन्होंने ये दिया है कि हम 2/3 मेजोरिटी से जीतेंगे 2024 में। अब नीतीश कुमार के झटके के बाद क्या वो 2/3 होगा, या सरकार भी बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी, ये सवाल जो है ये खड़ा हो गया है। मैं आपको इसके कारणों का विश्लेषण करता हूँ। अगर हर चीज़ का विश्लेषण करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसको अलग अलग करके करेंगे। पहला विश्लेषण ये करते हैं कि क्या मोदी अब जो है 2024 में प्रधानमंत्री फिर से बन पाएंगे, और इसका नीतीश कुमार ने जो कदम उठाया है इसका असर क्या होगा, सबसे बड़ी बात। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कि अर्थमेटिकली तो मैंने कुछ एक्सप्लेन किया। 40 सीटें हैं बिहार में, और 40 में से 39 पिछली बार जीती थी, तो 40 सीटें बहुत बड़ा ही संख्या है। एक तरह से लगभग 7-8% बनता है टोटल लोकसभा सीटों का। अब वहाँ क्या होगा, तो ये एक बड़ी समस्या है। दूसरा सबसे बड़ा इसका इम्पैक्ट जो है वो है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल कैसे कि एक तो 2024 की तैयारी से, हालांकि 2024 में अभी समय है, कम से कम 1 सवा साल का समय है। 2023 के अंत तक तो काफ़ी समय है। 2024 मई या मार्च से चुनाव होंगे, अगर ठीक सही समय पर होते हैं। और जो माहौल बनना शुरू होगा वो जनवरी से होगा। तो हम मानते हैं कि 1.25 साल का समय है अभी तैयारी के लिए बीजेपी के पास। सबसे पहला असर तो ये है कि इसका चुनावों में जो माहौल बीजेपी का एक बार बना हुआ था, और जो लेफ्ट लिबरल मीडिया है उसने एक तरह से हार मान ली थी कि 2024 तो मोदी जी ही जीतेंगे, इसमें हमारे पास कुछ नहीं बचा है अब। और खास तौर से यूपी के चुनावों के बाद, यूपी के चुनावों से बड़ी उम्मीद थी लेफ्ट लिबरल मीडिया को, कांग्रेसी लेफ्ट और लिबरल मीडिया को, कि ये चुनाव उन्होंने लगभग समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को जितवा ही दिया था। लेकिन बड़ा झटका लगा जब रिज़ल्ट आए और बीजेपी उसमें दोबारा चुनाव में जीत गई, और वो एक बड़े झटके का काम किया उसने लेफ्ट लिबरल मीडिया के लिए। और उनको ये लगभग एक तरह से उन्होंने हार मान ली थी कि 2024 में तो मोदी जी आ ही गए समझो। हालांकि बहुत सारे लोग उनको सांत्वना देने की कोशिश कर रहे थे कि हार मत मानिए, अभी अभी मौका है, अभी इसको मत मानिए।
पर ज़्यादातर में साइकोलॉजिकली उन्होंने स्वीकार कर लिया था कि 2024 में तो मोदी जी ही आएंगे। उनमें एक बार फिर से जान आएगी। उनको एक एजेंडा मिल गया फिर से नया कि अब हम फिर कुछ खेल कर सकते हैं। तो कांग्रेस लेफ्ट लिबरल जो मीडिया है उसका एक बार फिर से अभियान शुरू होगा कि मोदी जी अब नहीं बनेंगे, अब हमारे पास चांस है आने का। और वो फिर से इस अभियान को शुरू करेंगे, मोदी जी हार रहे हैं, मोदी जी हार रहे हैं, बिहार चला गया, बिहार समाप्त हो गया। तो एक तो ये। दूसरा जो सबसे बड़ा एडवांटेज जो विपक्षी दलों को होगा इसका, उनको नीतीश कुमार के रूप में एक चेहरा मिल गया है। विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं था, विपक्ष के पास चेहरों की कमी हो गई थी। अगर आप लोग राष्ट्रपति का चुनाव देखें और उपराष्ट्रपति का चुनाव देखें तो विपक्ष कोई मजबूत कैंडिडेट पेश नहीं कर पाया, कोई मैसेज भी नहीं दे पाया। यशवंत सिन्हा को खड़ा करना, मतलब मेरे हिसाब से तो वो बिल्कुल एक तरह से किसी तरह की कोई उनके कैंडिडेट में आप किसी तरह से सपोर्ट नहीं कर सकते, कोई उसका मैसेज नहीं था। इसी तरह से मार्गरेट अल्वा को पकड़ के लाना, मार्गरेट अल्वा को ठीक है थोड़ा क्रिश्चियन वोट में फिर अपना क्रिश्चियन वोट बेस जो है कांग्रेस का उसको थोड़ा सा मैसेज दिया, लेकिन वो बहुत कम है। केरल में हालांकि उसका असर है लेकिन बहुत कम है, वो भी मैसेज नहीं दे पाए। तो विपक्ष के पास उसके बाद ये मैसेज गया था और लेफ्ट लिबरल कांग्रेस मीडिया इस बात को लेकर बड़ा परेशान था कि हम कोई चेहरा ही पेश नहीं कर पा रहे हैं, कोई खड़ा होने को तैयार नहीं है। तो एक चेहरे की बहुत कमी थी। ममता बनर्जी ने उसमें आने की कोशिश की। तो ममता बनर्जी का तो हाल फिलहाल में जो अब खेल हो रहा है भ्रष्टाचार का उनकी सरकार का, तो उनका पत्ता तो बिल्कुल ही गोल समझिए। वो तो अब ये कहने के लायक भी नहीं बची हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर हो सकती हूँ। दूसरा चेहरा थे माफ़ कीजिएगा, राहुल गांधी। राहुल गांधी को बहुत समझदार पॉलिटिशियन नहीं माना जाता है और वो ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं या ऐसे ऐसे बयान देते हैं जिनसे वो किसी वोटर वर्ग को उत्साहित कर पाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल दिख नहीं रहा है और ना ही ऐसा वो दिखा पाए हैं किसी चुनाव में। पॉलिटिकल समझ की कमी जो है वो एकदम से नज़र आती है वहाँ पर। तो उनकी नेतृत्व में चुनाव लड़ना मुश्किल था। तो चेहरे की जो ज़रूरत थी वो नीतीश कुमार के रूप में विपक्ष को मिल गई है। नीतीश कुमार ने लंबे समय तक राज किया है और उनके राज पर कोई बहुत बड़े गहरे आक्षेप हों ऐसा नहीं रहा है। आक्षेप हाल फिलहाल में लगने ज़रूर शुरू हुए हैं कि इस टर्म में वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो कोई पब्लिक परसेप्शन में नहीं है। कुछ लोग ही, बिहार के लोग बताते हैं कि वो इस बार जो है वो बड़े अनबने भाव से काम कर रहे हैं। तो वो जो चेहरे की कमी थी विपक्ष में, विपक्ष को वो मिल गया है। अब विपक्ष नीतीश कुमार का चेहरा पेश करके एक यूनाइटेड फ्रंट बना सकती है और उसके नेतृत्व में मोदी वर्सेस नीतीश खड़ा कर सकती है। अब तक मोदी वर्सेस क्वेश्चन मार्क था। अब तक मोदी वर्सेस कौन आ रहे थे? केजरीवाल, जिनका इन्फ्लुएंस जो है वो सिर्फ 20 सीटों पर है, पंजाब की 13 सीटों पर और दिल्ली की 7 सीटों पर। और उसके बाद टामा टामा कुछ छोटा मोटा तो है लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं है। तो केजरीवाल चाहे नाम को बढ़ रहे हों लेकिन उनका आधार नहीं है। उनको सीट ही नहीं आएंगी तो क्या है, आपके पास 5 कैंडिडेट हैं, हालांकि 5 वाला भी बन जाता है प्राइम मिनिस्टर, लेकिन कौन स्वीकार करेगा? कांग्रेस निश्चित रूप से केजरीवाल से बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। तो अब ये एक संभव दिख रहा है कि विपक्षी दल जो हैं वो आपस में मिलकर नीतीश कुमार के चेहरे को आगे लाने की कोशिश करें और चुनाव को नीतीश वर्सेस मोदी बनाने की कोशिश करें।
इसका अर्थमेटिकली क्या लाभ होगा, उससे चुनाव जीता जा सकता है कि नहीं जीता जा सकता है, ये एक अलग विषय है, इस पर फिर किसी दिन चर्चा करेंगे। एक विषय ये भी है कि क्या राहुल गांधी जो हैं वो नीतीश को अपना नेता स्वीकार करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी खुद प्राइम मिनिस्टर होना चाहते हैं। एक सवाल ये भी है, इस पर भी फिर किसी दिन चर्चा करेंगे। लेकिन अभी एक चेहरा विपक्ष के पास आ गया है जिसको आगे करके एक चुनाव लड़ा जा सकता है। तो इस संदर्भ में अगर देखें तो बीजेपी को साइकोलॉजिकल जो एडवांटेज था वो उतना नहीं रहा है जो आज से पहले था। आज से पहले मोदी वर्सेस नील था, अब ये मोदी वर्सेस नीतीश होने की संभावना बन सकती है। और इस पूरे घटनाक्रम में एनालिसिस करते हुए हो सकता है नीतीश का जो ये मूव है वो इसी चीज़ के लिए है कि कोई और नेता नहीं है तो मैं एक कैंडिडेट हो सकता हूँ। तो उनकी स्ट्रेटजी इस पर भी आधारित दिख रही है। बीजेपी को अब एक तो अपना अर्थमेटिक बिहार में फिर सेट करना होगा। 40 सीटें हैं, बड़ी सीटें हैं, और मैं आपको बिहार का अर्थमेटिक भी फिर किसी दिन बताऊंगा। अगर बिहार का जो पिछला चुनाव था 2015 का, नीतीश ने आरजेडी के साथ मिलकर लड़ा था महागठबंधन के रूप में असेंबली का चुनाव, तो उसमें बीजेपी को भारी चोट लगी थी। असेंबली का चुनाव था हालांकि वो, और आरजेडी और नीतीश मिलकर जीत गए थे। एक महागठबंधन बना था, उसमें कई सारे दल थे, कांग्रेस भी उसमें शामिल थी, लेफ्ट ने भी सपोर्ट दिया था, और वो बीजेपी को हराने में कामयाब रही थी। इसलिए ऑन द फेस ऑफ इट अगर प्रथम दृष्टया देखें, सामने सामने देखें, तो ये जो नया घटनाक्रम बिहार में हो रहा है वो लोकसभा में बीजेपी को झटका देगा, बिहार में कम से कम। अब बीजेपी को इस साइकोलॉजिकल वार को लड़ना है, नीतीश के रूप में एक संभावित चेहरे से लड़ना है, और अपनी पूरी स्ट्रेटजी जो है उसको रिवर्क करना है कि अगर बिहार में सीटें कम होती हैं, जो कि होंगी निश्चित रूप से, एनडीए के रूप में भी और बीजेपी के पर्सनल अकाउंट में भी, तो हम उसकी भरपाई कहाँ से करेंगे। तो ये भी अब बीजेपी को करना होगा। तो साथियों, एक नई डेवलपमेंट हुई है देश की राजनीति में जिसके दूरगामी परिणाम होने वाले हैं, और जिसका असर जो है 2024 की राजनीति पर पड़ने वाला है, चुनावों पर पड़ने वाला है, और चुनावों के परिणामों पर पड़ने वाला है। प्राइम मिनिस्टर कौन होगा इस पर पड़ने वाला है। तो एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। मेरा एनालिसिस आपको पसंद आए, मैं आपको अलग अलग खबरें दूंगा, दूसरों से हटकर खबरें दूंगा, दूसरों से हटकर विश्लेषण करूंगा। आप मेरे इस एनालिसिस को अगर पसंद किया है तो लाइक कीजिए, औरों को शेयर कीजिए, ताकि सब लोग जो हैं इस पूरी राजनीति को समझें। मैं खबर के पीछे की खबर दूंगा आपको, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलता हूँ। 2-3 इश्यूज़ तो मैंने आपको इसी वीडियो में बताए हैं कि किन पर मैं चर्चा कर सकता हूँ, आज भी कर सकता हूँ और कल भी कर सकता हूँ। आप देखते रहिए, और जो आप नोटिफिकेशन सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को, और नोटिफिकेशन की जो बेल है वो भी दबाइए, ताकि मैं जब भी करूँगा अपना कोई वीडियो डालूँगा तो आपके पास मैसेज आए और आप एक गहरा विश्लेषण आप इसको समझ पाएँ, इस विश्लेषण को आप देख पाएँ कि देश की राजनीति में क्या हो रहा है और इसके क्या परिणाम होने हैं। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।